हेलो गाइस, दिस इज़ शुभम हियर एंड आप है मैप टू ग्राउंड में। चलिए शुरुआत करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ द बजट, मैक्रो एंड फिस्कल व्यू। बजट एनालिसिस होता क्या है? बजट एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी कितना हमारा बढ़ा, टैक्स कितना मिला, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। सिर्फ नंबर्स का काउंटिंग नहीं होता है। बजट एनालिसिस इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी को रीड कैसे कर रही है, प्लस वो जो रिस्क आने वाला है या रिस्क है उसे कैसे देख रही है, और तीसरा चीज़ कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट का क्या है बजट के प्रति। बजट एनालिसिस में बेसिकली दो व्यू होते हैं। पहला व्यू होता है जो कि पुराना व्यू, ओल्ड व्यू है, गोल्डीलॉक पीरियड, और दूसरा व्यू होता है न्यू व्यू, नॉमिनल ग्रोथ टैप। गोल्डीलॉक पीरियड एक्चुअली ना तो ज़्यादा हॉट होता है ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। मतलब ये हुआ कि ना तो ज़्यादा इन्फ्लेशंस इंडिकेट करता है ना ही ज़्यादा डिफ्लेशंस को सपोर्ट करता है। गोल्डीलॉक पीरियड ये मॉडरेट इन्फ्लेशन है, स्टेबल ग्रोथ और इजी ग्लोबल इक्विडिटी को सपोर्ट करता है, रेफर करता है। इसका एजम्पशन बेसिकली इकोनॉमी सेल्फ करेक्ट को दिखाता है, यानी कि इकोनॉमी अपने आप को सही कर ले। दूसरा हमारा न्यू व्यू है नॉमिनल ग्रोथ टैप। बेसिकली रियल ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों मिला के नॉमिनल जीडीपी बनता है। रियल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन मिला के नॉमिनल जीडीपी बनता है। अगर शार्पली गिर जाए तो क्या होगा? टैक्स बायोंसी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। मीन्स कि गवर्नमेंट को टैक्स कम मिलेगा या टैक्स लेने में दिक्कत होगी। रेवेन्यू एजम्पशंस की अगर बात करें तो ये रिस्की है, और इसका कॉजेस क्या हो सकता है, इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो बजट मैथ बिकम फ्रेजाइल इफ़ नॉमिनल ग्रोथ अंडर परफॉर्म्स। मतलब कि जो बजट्स एनालिसिस है, बजट्स के बारे में बातें हैं, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी अगर नॉमिनल ग्रोथ अंडर परफॉर्म करेगा। ये हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स में, 11th-12th में। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ हाउ द डेफिसिट टारगेट वॉज मीट। मीन्स कि जो टारगेट है डेफिसिट का, जो वीकनेस का टारगेट है उसे पूरा करना है, तो पूरा कैसे होगा? पहला पॉइंट होता है हमारा एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन, यानी कि जितना तुम सोचे हो, एक्सपेक्ट किए हो टैक्स कलेक्शन का, उससे ज़्यादा, हायर देन एक्सपेक्टेड टैक्स कलेक्शन। दूसरा है कंपैरिजन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी जो कंजप्शन में हम खर्चा करते हैं उससे कम करना। और तीसरा है हमारा कैपेक्स प्रायोरिटाइजेशन। एक्चुअली कैपेक्स होता क्या है? कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मीन्स ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा पैसा का जहाँ कैपिटल का या एसेट्स का राइज हो। कंसर्न क्या है? तो ये सेविंग स्ट्रक्चर की तरह काम करता है या फिर टेम्पररी की तरह काम करता है। देखते हैं यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। बजट बैलेंस शीट्स, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें हम लोग देख सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, दोनों का विड्रॉल मिलाकर हमारे पास टोटल रिसिप्ट्स आते हैं, यानी टोटल फंड्स आते हैं। और दोनों खर्चा कैसे होता है? तो पहला खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तरफ, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे दिखा रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो वेस्ट हो रहा है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ब्रिज, इन सबको बनाने में मदद करता है। अगर हम कुछ फैक्ट्स की अगर बात करें तो मनी कम्स फ्रॉम रिसिप्ट्स, वेयर मनी गोज, ये सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ कुछ चार्ट्स भी है जो कि रुपीज़ को दिखाता है कि बजट्स में कहाँ का रुपीज़ का एक्सपेंडिचर है और कहाँ का रेवेन्यू। इससे अगर ग्राफ की तरह देखें तो ये हमारा ग्राफ है। नेक्स्ट फैक्ट इज़ हेल्थ रिपोर्ट। हेल्थ रिपोर्ट क्या है? तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट
दोनों के बारे में यहाँ थोड़ी सी बेसिक जानकारी दी गई है। अगर हम लोग फर्स्ट बजट की बात करें कर्तव्य भवन से, तो हमारा ये पहला बजट है, तो कर्तव्य भवन से निकला है। पहले इसका कर्तव्य भवन का नाम कुछ और था, इस वजह से। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट फाइनेंसेस। व्हाट इज स्टेट फाइनेंसेस? स्टेट्स इंक्रीजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो स्टेट का खर्चा है वो कहाँ से निकलेगा? तो पहला है डेबिट लेवल का, यानी कि लोन बढ़ाएगा, और दूसरा है सेंटर का जो ट्रांसफ़र है उस पर डिपेंड होता है। रिस्क क्या है? तो रिस्क ऑफ क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क ऑफ क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम बात करें कैपेक्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारा वो हैवी लिफ्टर है। हैवी लिफ्टर है कैसे? तो गवर्नमेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट साइकिल्स है वो गवर्नमेंट लीड करता है। वीक प्राइवेट सेक्टर है, तो पहले हमारा प्राइवेट सेक्टर क्या था? वीक था, उसे रन कराया गवर्नमेंट ने। ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़, ये सारे रीज़न है। कैपेक्स फोकस एरिया मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फोकस एरिया क्या क्या है? तो पहला है इंफ्रा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज, रोड, रेलवेज एक्सेट्रा। दूसरा है डिफेंस हमारा, और तीसरा है रेलवे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, मल्टीप्लायर इफेक्ट है 2 to 3x का। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब कि अगर 1 रुपया का अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं, 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो 2 से 3 रुपया तक का जीडीपी में शो करता है। ये GS3 के लिए इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल, उस टॉपिक से रिलेटेड है। थर्ड है हमारा, फिफ्थ है हमारा कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, CCUS। CCUS का तो फॉर्म देख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक्चुअली होता है कि जो हमारे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि पॉल्यूशन की तरह काम करता है, इसे कैप्चर करना और इसे ट्रांसपोर्ट करके अंडरग्राउंड स्टोर करना और ज़रूरत पड़ने पे इसका यूटिलाइज़ करना, यही है CCUS का टोटल वर्क या फोकस एरिया। टेक्नोलॉजी टू ट्रैप CO2 फॉर इंडस्ट्रियल मिशन, स्टोर अंडरग्राउंड और यूज़, एंड इम्पॉर्टेंट फॉर, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो सीमेंट के लिए, स्टील के लिए और थर्मल पावर, इन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो टू 2070 मीन्स जो पॉल्यूशन है वो 2070 तक जीरो हो जाना चाहिए, उसके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ बातें हैं जो बजट में दी गई है और भी, जैसे कि जो सिनेरियो है, MSME का बात किया गया है, अपलोडिंग इनवाइसेस का बात किया गया है, फाइनेंसर्स का बात किया गया है, प्लस ग्रोथ कॉरिडोर्स का भी बात किया गया है। पहला कॉरिडोर है दिल्ली टू सिलीगुड़ी, क्रॉसिंग टू वाराणसी, हमारा ये वाला कॉरिडोर। दूसरा कॉरिडोर है सूरत से थानकुनी। तीसरा है मुंबई टू बेंगलुरु। ये सारे इम्पोर्टेंट्स हैं। तीसरी चीज़ देखें तो थर्ड कर्तव्य सभासद सभा विकास, भारत विस्तार, सैंडलवुड मीन्स चंदन की लकड़ी, फिशरीज डिक्लेयर्ड प्रोग्राम फॉर इंडियन कैशफिश कोर्स, सपोर्टिंग अ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेडिकेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर्स। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर इसे हम ब्रेक डाउन करें तो देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट में अप्रॉक्सली 5 लाख करोड़ का सपोर्ट है। डिफेंस में 5.94 लाख करोड़ का इंक्लूड करता है। फूड्स में, फर्टिलाइजर्स में, एक्सेट्रा, इन सब में अलग रेशियोस है। अगर हम बात करें बजट डे की, तो पहला हमारा टॉपिक हुआ था रेबो सी स्लिप,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फ़ोन टैपिंग इन इंडिया। फ़ोन टैपिंग के बारे में देखें तो एक लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है इसके रिलेटेड, यानी फ़ोन चुराने के बारे में। तो पहला है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1885। दूसरा है आईटी एक्ट 2000 एंड तीसरा है आईटी रूल्स 2009। एक्चुअली फ़ोन अगर हमारा टैप है यानी कि हैक है जिसे भी कहते हैं हम लोग लैंग्वेज में, तो पता कैसे चलेगा। तो पहला चीज़ है कि फ़ोन का जो बैटरी है वो बिना यूज़ किए भी गर्म रहेगा, ये पहला सिंबल होता है। दूसरा जो हम फंक्शन करता है मोबाइल का वो मैल फंक्शन करने लगता है, यानी कि डायरेक्ट ऑर्डर्स मोबाइल्स नहीं मानते हैं। दूसरी बातें हैं PUCL एंड यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि फ़ोन टैपिंग जो है वो क्या क्या अलाउ करता है। तो पब्लिक इमरजेंसी और पब्लिक सेफ्टी को ये अलाउ करता है सर। ये सब्जेक्ट किसके बारे में है, तो नेसेसिटी पर प्रोपोर्शनलिटी और रिव्यू कमिटीज़ पे इशूज़ है। इशू क्या है, तो एग्जीक्यूटिव ओवररीच, लैक ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट और प्राइवेसी कंसर्न्स पोर्ट्सवेमी जजमेंट्स पे रिलेटेड है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी होने वाले हैं। बात करते हैं हम लोग, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, यहाँ पे उसे दोबारा दिखाया गया है। पावर, स्टील, सीमेंट, रेफ्रिज, इन सब का यूज़, इन सब जगह पर यूज़ होता है स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ राखीगढ़ सेटबैक। हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 की हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसमें राखीगढ़ी एक साइट था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों था और क्यों है, क्योंकि ये हड़प्पन साइट का लार्जेस्ट साइट है जो कि हरियाणा में मिलता है। DNA स्टडीज़ दिखाता है कि इंडिजिनस डेवलपमेंट और नो सेंट्रल एशियन एनिस्ट्री इसे दिखाता है। इसका सेटबैक अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स डैमेजिंग एक आर्कोलॉजिकल लेयर्स, मतलब कि जो हमारे इधर डेवलपमेंट्स हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, वो इन आर्कोलॉजिकल लेयर्स को काफ़ी डैमेज किया था। दूसरा हमारा पुअर कंडीशन बिटवीन ASI एंड स्टेट अथॉरिटीज़, यानी कि ASI एक सेंट्रल अथॉरिटी है जबकि स्टेट अथॉरिटीज़ इन दोनों में कनेक्शन नहीं होते थे। इसके लिए कुछ काम भी किए गए हैं, देखते हैं आगे। दी 5 आइकॉनिक साइट्स 2020 to 2026। फर्स्ट वन इज़ राखीगढ़ी हरियाणा, दूसरा इज़ हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, तीसरा है धोलावीरा इन गुजरात, चौथा है हमारा शिवसागर असम में है, एंड फिफ्थ वन इज़ आदिचंदूर विच इज़ इन तमिलनाडु। इसके बारे में फैक्ट्स भी दिया गया है, वी कैन सी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, that is landmark judgment about PUCL यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए हड़प्पन माउंट्स को देखते हैं अब कुछ मैप्स के जरिए। तो हमारा पहला है इंडिया और हरियाणा पे, यहाँ पे कुछ इस तरह के लैंड सोर्स हुआ करते थे राखीगिरी में। ये डिस्ट्रिक्ट हिसारा हरियाणा में मिलता था। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो टाइमलाइन में देखते हैं राखीगढ़ी द एंशिएंट वर्ल्ड, पहला है हमारा 7000 BC। इसमें क्या हुआ, तो अर्ली हैबिटेंट्स एट मैगर, बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इन सब कॉन्टिनेंट, मीन्स कि एग्रीकल्चर का बिगन हुआ था, शुरुआत हुआ था सब कॉन्टिनेंट में। दूसरा फैक्ट हमारा है मिड 4th मिलेनियम BC, यानी कि जो उरुक थे अर्लीस्ट मेसोपोटामिया के, उनका शुरुआत हुआ था। तीसरा है हमारा 3500 to 2600 BC,
जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली पीरियड है। दूसरा है 3100 BC, अर्ली क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट मेसोपोटामिया में मिला था। एक्चुअली यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया को दोनों को एक साथ दिखाया गया है, इंडिकेट करके, इंटरलिंक करके। The fifth one is 2600 BC, pyramid in of Giza, Egypt. Trade between Mesopotamia and Indus Valley began। यानी कि जो मेसोपोटामिया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इन दोनों के बीच में ट्रेड शुरुआत हुआ था 2600 के आसपास, 2600 BC में। 2600 BC से लेके 1900 BC तक मैच्योर फेस चला। उसके बाद 2334 से 2257 BC से सारगोन ऑफ अकाद रूल मेसोपोटामिया में किया और जो कि मेलुआ में ट्रेड किया। एक्चुअली मेसोपोटामिया चैप्टर भी है 11th का हिस्ट्री का। क्लास 11 का हिस्ट्री, उसमें भी हम लोग बात किए थे मेसोपोटामिया के बारे में, देख सकते हैं। यहाँ और भी डिटेल्स दिए हुए हैं। कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा, लेटर वैदिक पीरियड, तूथांकन, रूल ऑफ इजिप्ट, आईवी सिटीज एबेंडेंड, यानी कि 1300 BC में करीब सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटी है वो बर्बाद हो चुके थे। एंशिएंट साइट्स जो थे राखीगढ़ी के, वो खोजे गए कब? 1963 में। 1963 में। हमें बहुत डीप में नहीं जाना है, बहुत डीप में हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा था। तो 7 माउंट्स थे और प्लान टाउनशिप था राखीगिरी का। अब बात करते हैं डेवलपमेंट डिवाइड क्या गया स्टेट और सेंटर के बीच में। हम लोग अभी पहले देखे कि एएसआई और स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में कनेक्शंस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और एएसआई दोनों के बीच में कुछ बातें हुई है, जिसके अंदर हरियाणा गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करेंगी और एएसआई कंस्ट्रक्शन का, कंजर्वेशन का। इसके अंदर म्यूज़ियम, होटल, गेस्ट हाउस, कनेक्टिविटी, इन सबको मिला के 206 करोड़ का डीपीआर है, फाइनल हुआ है। जबकि एक्सकवेशन, प्रोटेक्शन, बाउंड्री वॉल, साइट एमिटीज, ये सारे काम करेंगे एएसआई। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियाज़ आई इन लद्दाख। अब ये क्या है? तो ये है हमारा डार्क स्काई रिजर्व हनली, इसके बारे में बात हुई है। ये पहला डार्क स्काई रिजर्व है इंडिया का। मिनिमल लाइट पॉल्यूशन मीन्स इस प्रोजेक्ट के द्वारा मिनिमम लाइट का जो पॉल्यूशन है वो होता है। एस्ट्रोनॉमी का ये एक आइडियल पार्ट है। एस्ट्रोनॉमी का स्ट्रैटेजिक अगर इम्पोर्टेंस देखें तो सर्विलेंस, इसका स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो सर्विलेंस, स्पेस सिचुएशन अवेयरेंस और बॉर्डर मॉनिटरिंग, क्योंकि ये हमारे लद्दाख में है तो वहाँ से पाकिस्तान और चाइना दोनों को मॉनिटर करने में काफ़ी आसानी होती है। GS3 के पेपर स्पेस और डिफेंस कन्वेंशन से बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज़ डार्क स्काई रिजर्व। डार्क स्काई रिजर्व होता क्या है? तो ये एक पब्लिक और प्राइवेट लैंड है, डिस्टिंग्विश किया गया है एनवायरमेंटल एंड स्टारी नाइट्स के डेवलपमेंट पे। इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइट पॉल्यूशंस पे। आगे समझते हैं नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, यानी कि हमारे पास ये एक टेलीस्कोप भी है, इसे NLST डोम कहते हैं। ये एक डोम साइज़ का है जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी है। ये एक लार्जर अपर्चर है, डिटेल व्यू जो कि देता है कॉम्प्लीमेंट्री डाटा, ग्राउंड डाटा, स्पेस डाटा को दोनों को इंटरलिंक करता है। आदित्य L1 से भी ये कनेक्टेड है। इसका पोजीशन दे सकते हैं, यहाँ है
NLST न्यू सोलर टेलीस्कोप। हेनली में हमारा है हिमालय चंद्रा अपग्रेड हुआ है जो कि, और यहाँ पर है पंगोम ताजो के पास हमारा NLOT न्यू 10 मीटर टेलीस्कोप। नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। हम लोग जानते हैं सेमीकंडक्टर बहुत ही खास चीज़ होता है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए। तो ये सेमीकंडक्टर मैटर है क्या? तो AI का बैकबोन है भैया, डिफेंस का, टेलीकॉम का यानी कि नेटवर्क से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड, इन सब का बैकबोन है, प्लस EV का यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बैकबोन है हमारा सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट वन इज ISM 2.0 फीचर्स। ISM 2.0 फीचर्स ये एक एंड टू एंड इनक्रिप्टेड इकोसिस्टम्स है, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग पर रिलेटेड है। इसका इंसेंटिव अप्रॉक्सीमेटली 50% कैपिटल को सपोर्ट करता है, 50% कैपिटल को सपोर्ट करता है। इसका फोकस एरिया है OS80 और ATMP यूनिट, OS80 और ATMP यूनिट। ये टॉपिक जो हमारा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और सप्लाई चेन रेजिलियंस टॉपिक से रिलेटेड है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं फिर से कहूँगा वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होने वाला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज़ ISM 1.0 and what is ISM 2.0? Here is given, you can take a screenshot. This is about some facts. Now move to next topic, that is rare earth corridors. What are rare earth corridors? इसके अंदर 7 एलिमेंट्स आते हैं। 7 एलिमेंट्स कौन कौन 70 एलिमेंट्स कौन कौन से है वो हम आगे देखेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इम्पोर्टेंट है भाई EV मोटर के लिए, विंड टर्बाइंस के लिए एंड मिसाइल्स के लिए हमारा रेयर अर्थ इम्पोर्टेंट है। नाउ बात करते हैं चाइना डोमिनेंस की। तो हम लोग जानते हैं कि चाइना में अप्रॉक्सीमेटली 60% जो है प्रोडक्शन और 90% प्रोसेसिंग चाइना में होता है हमारे रेयर अर्थ मैटर का। अगर इंडिया की स्ट्रैटेजी बात की जाए तो डाइवर्सिफिकेशन, इंटरनेशनल कॉरिडोर्स एंड डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सब पर बात किया गया है। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन इसका मतलब क्या हुआ भाई? तो इसका मतलब हुआ कि हमारे देश के अंदर ही जो रेयर अर्थ मटेरियल है उन्हें ढूंढना। तो कहाँ का मिला है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान में इसकी उम्मीद है मिलने की या फिर मिला है। ये रिसोर्स जियोपॉलिटिक्स से टॉपिक से रिलेटेड है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। अगर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन देखें रेयर अर्थ मटेरियल का तो हमारे अमेरिका के इन पार्टों पे, स्वीडन में और चाइना में यहाँ पे मिलते हैं, ब्राज़ील में यहाँ, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की लास्ट वाले टिप पे यानी कि आंध्र प्रदेश कह सकते हैं या डेक्कन ट्रैप कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो ये एलिमेंट्स ये सारे हैं। You can take a screenshot of this also. Now we move to the next one, that is the chart of distribution of rare earth material। देख सकते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है, 44 मिलियन इंडिया का, जबकि 6.9 मिलियन इंडिया का इसके कंपेरिजन में कितना कम है। और अगर बात करें रशिया का तो रशिया का सिर्फ 3.8 मिलियन, ब्राज़ील का कंपेरेबली ठीक है 21 मिलियन है, ऑस्ट्रेलिया का सबका देख सकते हैं। यू कैन टेक ऑल्सो स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर योर फर्दर स्टडीज़।
Now move to the next one. Union Budget 2026-27 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ, हम लोग पहले बात किए थे फ़ोन टैपिंग पे। तो फ़ोन टैपिंग पता कैसे चलेगा? तो एक्टिव फ़ोन होगा जब यूज़ नहीं होगा, मतलब कि फ़ोन यूज़ नहीं हो रहा है फिर भी उसका वाईफाई जो सिग्नल है वो हमेशा ऑन रहेगा। दूसरा चीज़, कैमरा और माइक वो अपने आप ऑन हो जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न होता है और इम्पोर्टेंट सीन भी होता है कि फ़ोन हमारा टैप कर लिया गया है या हैक हो गया है। दूसरी बात होती है स्ट्रेंज साउंड्स ड्यूरिंग कॉल्स। कभी कभी देखते हैं हम लोग कि जब कॉल्स करते हैं तो लंबे टाइम तक उठाता है या फिर उठाने के बाद फिर एक दोबारा आ जाता है उठाने का। तो ये सारे सिग्नल्स हैं फ़ोन टैपिंग के। तीसरा है हमारा अनयूजुअल टेक्स्ट मैसेज, यानी कि बिना कोई मतलब का टेक्स्ट मैसेज आ रहा है, प्लस फ़ोन्स ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहे हैं, अनफैमिलियर हाइडन ऐप्स आ जा रहे हैं, वेबसाइट्स कुछ अलग लग रहा है, प्लस मोबाइल का डाटा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, बैटरी गर्म रहती है, डिमिनिश बैटरी कैपेसिटीज़, यानी कि बैटरी का जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इसमें कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सिग्नल्स हैं फ़ोन टैपिंग्स की। इसकी लीगल अगर हम बात करें लीगल फ्रेमवर्क तो हमारा है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, जो कि पहले भी हम लोग पढ़े हैं, IT एक्ट 2000 एंड ऑफिस एक्ट 1898। इसके अंदर स्कोप क्या है? तो वॉइस कॉल्स का और डिजिटल कम्युनिकेशंस का, इन सब से रिलेटेड बात ही हो सकती है। सेक्शन 5(2) में इसकी बातें हैं और सेक्शन 69 में भी ईमेल्स और व्हाट्सएप चैट से रिलेटेड फैक्ट्स दिए गए हैं। नाउ चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेशन MCQ बेस्ड दी हैंडआउट। पहला है बजट एंड फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स दी टर्म नॉमिनल ग्रोथ ट्रैप। हम लोग पढ़े हैं, क्या होगा इसका? लो इन्फ्लेशन रिड्यूसिंग टैक्स पेरेंसी डिस्पाइट रियल ग्रोथ। सेकेंड क्वेश्चन इज fiscal deficit target in recent budget has primarily been met through what? Through higher tax collection, expenditure compression. The third question is consider the following statement about government capital expenditure, that is capex. Here is the option given. You have to choose above the correct, which of the above are correct. The correct answer is 1 and 3. That is 1 and 3 means it has higher multiplier effect। जैसे हम लोग 2-3x का देखें, यानी कि 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं कैपेक्स में तो 2-3 रुपये का GDP में इम्प्लीमेंटेशन दिखता है। दूसरा चीज़ है हमारा मेजर टूल फॉर काउंटर साइक्लिंग फिस्कल पॉलिसी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन 4, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये है हमारा बी, इसका आंसर है हमारा बी, स्टील, सीमेंट, थर्मल पावर एक्सेट्रा। नाउ बात करते हैं फ़ोन टैपिंग इन इंडिया। फ़ोन टैपिंग इन इंडिया से कौन सा एक्ट रिलेटेड है? तो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, ये रिलेटेड है फ़ोन टैपिंग इन इंडिया से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PUC guidelines. Phone tapping is permissible only in the case of in public emergency or public safety. The question 8 is Rakhigiri is significant because it is largest known Harappan site. DNA evidence from Rakhigiri is indigenous development without steep history. Question 10 is
Rakhigiri Stateback mainly highlights the conflict between development and heritage conservation. India's first dark sky reserve is located in Henley. Dark sky reserves are primarily stabilized to astronomical observations, and strategic importance of Henley arises due to minimal light pollution, high altitude location, proximity to the India-China border. All these three. What is about semiconductor are critical because they are essential for defense and AI and telecom and EV. Next question is India's Semiconductor Mission 2.0 focuses on end-to-end semiconductor ecosystem. This question 16 is OSAT and ATMP unit are related to semiconductor packaging and testing. Rare earth corridor is are best described as what? A group of 17 critical minerals. China's dominance in rare earths is mainly advanced processing capabilities. Now, the last question is rare earth elements are crucial for wind turbine, electric vehicles, missile vehicles. Absolutely all of this. Now, the next question the video is ended. Please subscribe and like our videos and share this to all your friends. Thank you.